बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में मिर्ज़ा इकबाल बेग एक्सप्रेस न्यूज़ के नाजरीन को खुशामदीद कहता है। आज से पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ की क्रिकेट टीमों के दरमियान वनडे सीरीज़ का आगाज़ हो रहा है। इस सीरीज़ के तीनों वनडे इंटरनेशनल मैच ट्रिनिडैड एंड टोबैगो के ब्रायन लारा क्रिकेट स्टेडियम में खेले जाएंगे और आज पहला वनडे रात 11 बजे शुरू होगा। इस वनडे इंटरनेशनल मैच के हवाले से गुफ्तगू के लिए हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर, फॉर्मर चीफ सेलेक्टर हारून रशीद, जो मुख्तलिफ हैसियतों में पाकिस्तान क्रिकेट के साथ वाबस्ता रहे। इनसे हम बात करेंगे, इनकी जो इनपुट लेंगे, इनकी जो इन डेप्थ नॉलेज है उसका फ़ायदा उठाएंगे कि क्या कॉम्बिनेशन ये देखते हैं पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान मैच के हवाले से। लेकिन इससे पहले कि हम हारून रशीद से गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करें, एक पैकेज आपको दिखाते हैं और जब वापस आएंगे तो बहुत सारी बातें करेंगे। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज की क्रिकेट टीमें आज 3 एक रोजा बैनुल-अक़वामी मैचों पर मुश्तमिल सीरीज के पहले मैच में ब्रायन लारा क्रिकेट स्टेडियम ट्रिनिडैड एंड टोबैगो में मद्दे मुकाबिल होंगी। इस मैदान पर यह खेला जाने वाला दूसरा वनडे इंटरनेशनल मैच है। इससे पहले भारत और वेस्ट इंडीज के दरमियान मैच खेला गया था, उसमें भारतीय टीम ने 200 रन से कामयाबी हासिल की थी। वेस्ट इंडीज की इस वक्त रैंकिंग नंबर 10 है और उनकी पूरी कोशिश है कि किसी तरीके से 2027 के वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई किया जाए, क्योंकि वेस्ट इंडीज की टीम 2023 के वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई नहीं कर सकी थी और इसी तरह से वो 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी में भी हिस्सा नहीं ले सकी थी। पाकिस्तान की टीम की रैंकिंग इस वक्त नंबर 4 है और पाकिस्तान की टीम खासी मजबूत और मुतवाजिन है। खास तौर पर पाकिस्तान ने गुज़िश्ता बरस ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में और साउथ अफ्रीका को साउथ अफ्रीका में वनडे सीरीज में शिकस्त दी थी। अगर वेस्ट इंडीज की इस टीम को देखा जाए तो इसमें ज्यादा तजुर्बेकार खिलाड़ी शामिल नहीं है। सिर्फ कप्तान शाय होप एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने वनडे इंटरनेशनल मैचेस में 17 सेंचुरियां स्कोर कर रखी हैं, लेकिन उनकी बकिया टीम उतनी तजुर्बेकार नजर नहीं आती। दूसरी तरफ पाकिस्तान की टीम में बाबर आजम भी शामिल है और मोहम्मद रिजवान कैप्टन बनके वापस आए हैं। तो अब देखते हैं कि बाबर और रिजवान इस सीरीज में किस तरह की परफॉर्मेंस पेश करते हैं, क्योंकि फखर जमान के अनफिट हो जाने के बायस बाबर आजम का चांस काफी ज्यादा है कि वो एशिया कप से कबल जो ट्राई सीरीज हो रही है मुत्तहिदा अरब इमारात में, उस सीरीज में वो पाकिस्तान के लिए मुंतखब हो सकें। शाहीन शाह अफरीदी भी इस टीम में शामिल हैं और पाकिस्तान की टीम वेस्ट इंडीज के मुकाबले में खासी मजबूत और मुतवाज़िन नजर आती है। दूसरी तरफ वेस्ट इंडीज के हेड कोच डेरिन समी की ये कोशिश है कि वेस्ट इंडीज इस सीरीज में कामयाबी हासिल करे, क्योंकि इस साल वेस्ट इंडीज ने जितने भी वनडे इंटरनेशनल मैचेस खेले आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ, उनमें से वो सिर्फ एक मैच जीतने में कामयाब हुई है। तो अब अपने होम ग्राउंड पर वेस्ट इंडियन टीम किस तरह की कारकर्दगी पेश करती है, इसका सबको इंतजार है। जी, पैकेज आपने देखा और गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करते हैं हारून रशीद साहब से। हारून भाई, कैसे देखते हैं दोनों टीमों को? अगर आप कंपैरिजन करें तो वेस्ट इंडीज़ की टीम इन एक्सपीरियंस नजर आती है, खासतौर पे बॉलिंग के शोबे में। शेमार जोसेफ एक बॉलर हैं, बाकी उनके बॉलर्स ऐसे ही हैं। कैसे आप इसको देखते हैं? देखिए, एक तो जो सबसे बड़ा मुझे जो फ़र्क नज़र आ रहा है वो एक तो एक्सपीरियंस का, जैसे भी आपने इंटरव्यू में बताया कि दोनों में एक्सपीरियंस का बहुत बड़ा फुकदान है। पाकिस्तान की टीम एक स्टैब्लिश टीम नज़र आती है, नंबर 4 पे इस वक्त स्टैंडिंग में है। तो पाकिस्तान की टीम निस्बतन बेहतर है इन टर्म्स ऑफ ऑल राउंड एबिलिटी ऑफ द टीम, यानी फास्ट बॉलर्स भी हैं, स्पिनर्स भी हैं, और उसके बाद अगर आप देखेंगे बैटिंग भी काफ़ी डीप चली जाती है। एक दो यंगस्टर्स के आने से, हसन नवाज के आने से आपकी बैटिंग में डेप्थ आई। मेरे दूसरी तरफ जो वेस्ट इंडीज़ को देखता हूँ तो वेस्ट इंडीज़ पूरा डिसहरे है। आई मीन मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ पर इश्यूज़ हैं, बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं, क्योंकि मैं जब डेरिन सैमी को अपनी टीम के उनसे बातें करते हुए भी देखता हूँ, जब उनको कुछ बातचीत करने की कोशिश भी करते हैं, तो मुझे जो बॉडी लैंग्वेज उनकी टीम मेंबर्स की नज़र आती है वो इतनी ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होते। कहीं इसकी ये वजह तो नहीं हमें मुख्तलिफ ममालिक के खिलाड़ी इकट्ठे हुए? एक्चुअली आयरलैंड से वो छोटे छोटे, वो क्रिकेट हमेशा इसी तरह खेलते हैं। इससे पहले भी आपको याद होगा जब हमारे एरा में विविन रिचर्ड्स, लॉयड, कैली चरान वगैरह, ये भी मुख्तलिफ आइलैंड, ग्रीनिच वगैरह, हेन्स, सो ये लोग बहुत यूनाइटेड थे। उनके पास फास्ट बॉलिंग की बैटरी थी। अब तो मैं देख रहा हूँ कि वहाँ की पिचेस का मेयार बहुत ख़राब हो गया हुआ है। अगर मैं ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ का अगर आपको बताऊँ, 3-0 ये हारे हैं उनसे और 230 से ज़्यादा रन्स नहीं कर सकी वेस्ट इंडीज़ की टीम। सो ये शो करता है कि वेस्ट इंडीज़ में बैटिंग की डेप्थ भी कम है। शाय होप के अलावा बाकी जितने भी प्लेयर्स हैं वो को बहुत ज़्यादा परफॉर्म नहीं कर रहे। बॉलर्स बिल्कुल इनएक्सपीरियंस्ड हैं, एक स्पिनर के साथ वो जा रहे हैं और वेस्ट इंडीज़ की पिचेस जो हैं वो इतनी ज़्यादा साजगार नहीं है।
एक इशू जो मुझे नज़र आता है कि पाकिस्तान की टीम का वो ये है कि उनके पास ज़्यादातर फास्ट बॉलर्स हैं और क्योंकि अनप्रिडिक्टेबल पिचेस की वजह से, अनइवन बाउंस की वजह से पाकिस्तानी बैटर्स को प्रॉब्लम हो सकती है। अगर तो पाकिस्तानी बैटर्स ने फास्ट बॉलर्स को अच्छी तरीके से उनका मुकाबला कर लिया और टैकल कर लिया तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को एज है वेस्ट इंडीज़ के ऊपर और पाकिस्तान को ये सीरीज जीतनी चाहिए। लेकिन हाँ भाई, जिस तरह की परफॉर्मेंस पाकिस्तान की रही चैंपियंस ट्रॉफी में, 4 दिन में हमारा टूर्नामेंट खत्म हो गया, हम होस्ट थे, आप उसको देखते हुए चले, इससे पहले ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका में जीते, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी की परफॉर्मेंस को देखते हुए आप तजर्बात कर रहे हैं, कभी सऊद शकील को उस टीम में आपने इन किया, इस टीम से बाहर कर दिया, उस्मान खान अपनी कश्तियां जला के आया, वो कहीं नजर नहीं आ रहा, बेशुमार खिलाड़ी है। ये देखें, ये जो चीज़ें आप बता रहे हैं ना, ये आई थिंक टीम की इतनी ज़्यादा इसमें खामियां नहीं थी जितनी जो टीम को चला रहे थे उनकी खामियां थी। आप देखेंगे उस जमाने में बहुत ज़्यादा चेंजेस हुए, बोर्ड में चेंजेस हुए, सिलेक्शन कमेटीज़ में चेंजेस हुई। जब इस किस्म की चेंजेस होंगी तो आप एब्रप्टली, जब आपके पास टाइम नहीं होता इन हैंड, तो आप जल्दी डिसीजन देते हैं। उसमें आपने देखा, जैसे आपने उस्मान खान का जिक्र किया, मुझे तो हैरानगी इस बात पे थी कि उस्मान खान ने एग्री कैसे किया। जब आप यूएई में सेट थे और अब उनके टॉप ऑर्डर बैट्समैन थे, आपको पता था कि पाकिस्तान में तो जगह कभी नहीं है और आपको उसको परफॉर्म करके ही आना पड़ेगा, वेयरएज वहां पर तो आप स्टार बैटर्स थे। तो ये इश्यूज थे जो उस इरा की आप बात कर रहे हैं। अब मैं देख रहा हूं कि मुझे लगता है कि कुछ बातचीत करने के बाद मैं जिस तरह देख रहा हूं कि बाबर आजम, रिजवान, इनके आने से बेहतर होना। मजीद बात करेंगे, लेकिन इस वक्त हम एक ब्रेक ले रहे हैं। हारून रशीद, पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर, फॉर्मर चीफ सेलेक्टर हमारे साथ मौजूद है। ब्रेक के बाद दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे। पाकिस्तान के फॉर्मर चीफ सेलेक्टर हारून रशीद के साथ एक मरतबा फिर शो में आपको खुशामदीद कहते हैं। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान वेस्ट इंडीज सीरीज के हवाले से। अरुण भाई, कॉम्बिनेशन क्या देखते हैं आप पाकिस्तान का? क्या पाकिस्तान 2 स्पिनर्स के साथ जाएगा? क्या अबरार अहमद को मौका मिलेगा? उनको T20 में एक भी मैच नहीं खिलाया वेस्ट इंडीज के खिलाफ। मेरे अपने नज़दीक तो ज़रूर मिलना चाहिए, क्योंकि जो वेस्ट इंडीज़ की मुझे जो कंडीशन नज़र आ रही हैं उसमें स्पिनर्स को हेल्प मिलेगी। और उसका इसलिए भी ज़रूरी है कि आपको देखिए, इसके फ़ौरन बाद एशिया कप है। अगर आप उसको मौका ही नहीं देंगे अबरार को, तो आप कैसे उसको टेस्ट करेंगे कि बाहर बैठे बैठे वैसे ही आप स्टेल हो जाते हैं। सो मेरे नज़दीक 2 स्पिनर्स, 3 फास्ट बॉलर्स का ये मुझे एक नज़र आता है, जिसमें ये साइम अयूब से भी बॉलिंग करवा सकते हैं। सो बॉलिंग आपकी आमरी पूरी है। 2 फास्ट बॉलर्स में शाहीन शाह आ जाते हैं, हसन अली को शायद ये खिलाएंगे और फहीम अशरफ को। ये तीनों से ये है कि आपकी बैटिंग में भी थोड़ी डेप्थ। मोहम्मद नवाज का चांस बनता है। मोहम्मद नवाज और अबरार, ये 2 आपके, ये 5 मेन। सुफियान मुकीम का चांस। सुफियान मुकीम को भी मैं समझता हूँ कि T20 के वर्जन में ही फिलहाल उनको देखना चाहिए। उसके बाद जब वनडे के सिलसिले में, जब अभी तो बहुत देर है वर्ल्ड कप में, इस वक्त आपका T20 में आपको नज़र आ रहा है कि वो सुफियान ने बुरी बॉलिंग नहीं की है। अच्छी टीमों के खिलाफ वो कैसे बॉलिंग करते हैं वो देखना होगा। लेकिन यहाँ मैं फील करता हूँ कि अबरार का खेलना बनता है, वरना नॉर्मल तो यही होता है कि 4 फास्ट बॉलर, 1 स्पिनर एंड देन ऑलराउंडर, एक ऑलराउंडर, जिसमें यह है कि वो साइम अयूब से कुछ बॉलिंग करवा लेंगे। अब ये डिपेंड करता है कि टीम मैनेजमेंट पिच को देखते हुए क्या फैसला करती है। जो ट्रिनिडेड में जो पिचेस थी, जब हम भी खेला करते तो बहुत ज़्यादा स्लो पिचेस थी, स्पिन होता था अच्छा खासा। सो मेरे अपने नज़दीक ये देखना होगा, अगर पिच में स्पिन है और पिच थोड़ी सी रफ है तो मेरे नज़दीक 2 स्पिनर का तो बनता है। जेन्युइन स्पिनर खेलने बनते हैं। बाबर आजम की वापसी हो रही है और लोग ये कह रहे हैं कि फ़खर जमान चुके, अगर वो फिट नहीं हुए एशिया कप से कबल, तो हो सकता है कि बाबर आजम को पाकिस्तानी टीम में शामिल किया जाए। आप कैसे देखते हैं? वो T20 वर्जन है, ये वनडे वर्जन है? आई थिंक बाबर तो मेरे नज़दीक इंटीग्रल पार्ट तो है ही वनडे क्रिकेट का। उसमें आपने देखा रन भी बहुत किए हुए हैं। पाकिस्तान की बैटिंग मजबूत हो जाएगी, इसमें तो कोई शक नहीं है। आपके पास 3, 4, 5 बाबर, रिजवान एंड सलमान अली आगा, 2 ओपनर अब्दुल्ला शफीक और साइम अयूब। इट्स ए स्ट्रॉन्ग बैटिंग यूनिट। अगर ये पूरे 50 ओवर्स में, उसके बाद नंबर 6 पे इनको हसन को रखना चाहिए। और उसको रखनी उसी वक्त चाहिए कि जब 35 से 50 ओवर के दरमियान में जब बारी आएगी, तो उसमें वो आपके लिए बहुत हैंडी हो सकता है। सो ये 5 जो प्लेयर्स हैं, ये 30 से 35 ओवर, 40 ओवर के इर्द गिर्द इनको खेलना चाहिए।
और उसके बाद फिर आगे जितने भी रह गया, जिसमें फिर फ़हीम अशरफ हैं, मोहम्मद नवाज आगे हिटें मार लेते हैं। सो वो आपके पास बैटिंग में भी अच्छी खासी डेप्थ है। तो ओवरऑल मैं फील करता हूँ ऑन पेपर तो मुझे पाकिस्तान की टीम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नज़र आ रही है इन टर्म्स ऑफ वनडे कंपटीशन, क्योंकि वेस्ट इंडीज़ एक तो हारती हुई आ रही है, मॉरली डाउन होंगी। शायद होप को मैंने अभी देखा जो T20 में उनकी भी बॉडी लैंग्वेज गिरी हुई थी ना, उनको बैटिंग में मैंने उसको कुछ करते हुए देखा ना, मैंने ग्राउंड में देखा कि उसमें कोई कोई नज़र आ रहा होगा जान से वो कप्तानी भी कर रहा है और अपने प्लेयर्स को अपने साथ मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। सो एक गिरी हुई टीम है, उसको उठने का मौका नहीं देना चाहिए पाकिस्तान। आप फखर जमान की रिप्लेसमेंट देखते हैं? बाबर आजम को T20 की बात कर रहा हूँ। देखिए, बाबर आजम को फ़खर जमान से आप नहीं मिला सकते, इसलिए कि जो स्ट्राइक रेट के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं फील करता हूँ कि फ़खर का रोल ज़्यादा है। लेकिन फ़खर का एक इशू तो हो गया ना, आफ्टर एवरी सीरीज देयर इज़ अ प्रॉब्लम, कोई ना कोई तो उसको फिटनेस के इश्यूज हो रहे हैं। उसका नी का बहुत क्रॉनिक प्रॉब्लम है, बहुत पुराना चल रहा है, जो अभी तक वो ठीक नहीं हुआ। T20 में आपको फ़खर भी चाहिए होगा। और कि मैं आई डोंट नो, आई मे बी ये मेरा अपना ओपिनियन है, ज़ाती राय है कि सलमान अली आगा की जगह T20 में नहीं है। तो फिर कप्तान कौन होगा भाई? अगर मेरे अपने नज़दीक तो देखें, शाहीन शाह अफरीदी को कप्तान बनाना चाहिए T20 का। अच्छा, उसको उन्होंने सही मौका नहीं दिया। आपने एक सीरीज में उसको कप्तान बनाने के बाद आपने उसको हटा दिया, उसकी कोई जवाब बनता नहीं था। देखिए, वो लाहौर कलंदर को काफ़ी अर्से से लीड कर रहा है, ऐसा नहीं है कि उसको कप्तानी का कोई इशू हो, एग्रेसिव है, डिसीजन मेकिंग है उसमें। और उसके बाद होता ये है कि आपको कोई इश्यूज अगर नज़र आते हैं तो एज ए कोर ग्रुप आप बैठ के आपस में बात करते हैं। क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट, सिलेक्शन कमेटी, सब मिल के बैठ के कोई इश्यूज है वहाँ उनके अगर कोई हैं उनको आप वहाँ सॉर्ट आउट करते हैं, क्योंकि ये मैनेजमेंट के इश्यूज हैं। आप एक प्लेयर की कैलिबर को, जिसकी में उसका पूरी जान दे रहा है, वो मतलब कोशिश कर रहा है कि मैं अच्छा करूँ, आपने सिर्फ एक सीरीज देने के बाद उसको आपने कप्तानी से हटा दिया, इसका कोई रीज़न मुझे नज़र नहीं आता। सो मुझे वो नज़र आता है सलमान अली आगा की जगह बाबर आजम इजीली आ सकते हैं, और आपका रिजवान T20 के फॉर्मेट की बात कर रहा हूँ, वो आ सकते हैं आपके हारिस की जगह। ठीक है, इस पर हम मजीद बात करेंगे। प्रोग्राम के आखिरी ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं, और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हारून रशीद साहब से पूछेंगे कि उस्मान खान, उसने अपनी कश्तियां जला दी थी, उसका मुस्तकबिल क्या है। बड़े अपने लड़के ट्राई किए, मोहम्मद अली फास्ट बॉलर को ट्राई किया, कहाँ गया? आकिब जावेद कहाँ गया? खुशदिल शाह, बेशुमार प्लेयर्स हैं जिनकी हम एग्जाम्पल्स आपको कोट करेंगे। एक ब्रेक के बाद दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज, और मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर, फॉर्मर चीफ सिलेक्टर हारून रशीद। इनसे मजीद बात करते हैं। हारून भाई, अब जो सूरत हाल है पाकिस्तान क्रिकेट की, कैसे देखते हैं कि 8वें नंबर पर हम आ गए हैं T20 में, टेस्ट में भी हमारी परफॉर्मेंस अच्छी, सिर्फ एक ODI का ऐसा बचा है फॉर्मेट, वो भी चौथे नंबर पर इसलिए गए कि हमने ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका को हराया, अदरवाइज हमारी बहुत नीचे पोजीशन थी। अब इस करंट सिनारियो में आप क्या देखते हैं? 2027 के वर्ल्ड कप के लिए हमें कॉम्बिनेशन बना सकते हैं ODI सीरीज खेलकर? देखिए, जहाँ तक ODI की अगर आप बात कर रहे हैं तो मुझे एक चीज़ तो सामने नज़र आ रही है कि आपके पास जो रिसोर्स पूल है ना प्लेयर्स का, नहीं है, वो आपके पास बहुत ज़्यादा नहीं है। आप ज़्यादा चेंजेस और चॉपिंग नहीं कर सकते, आपको इन्हीं प्लेयर्स को लेके चलना होगा। एक दो चीज़ें जो मुझे नज़र आई इस पूरे T20 की सीरीज़ में, कि जो माइक हैसन है वो अपना वही वाला फार्मूला इस्तेमाल कर रहे हैं जो उन्होंने न्यूजीलैंड के लिए किया था, जिसमें उनको कामयाबी हुई। ऑलराउंडर्स के साथ साथ जो खास तौर पर डेथ ओवर्स में जो बॉलिंग का जो मुझे खास तौर पर चीज़ नजर आई, जिसकी वजह से पाकिस्तान की टीम जो है अपना आखिरी T20 मैच जीती, वो ये थी कि न्यूजीलैंड में जब ये कोच थे तो उन्होंने एक कोशिश ये की कि डेथ ओवर्स में अपने बॉलर्स को कहा कि हमने विकेट्स नहीं लेने, हमने ऑफ स्टंप से बाहर यॉर्कर करने हैं। उसमें ये होगा कि क्योंकि बैट्समैन अंदर खड़े हुए होते हैं, गेंद थोड़ी सी दूर होगी, आपने वाइड लाइन के अंदर अंदर सिर्फ यॉर्क करना है, उसमें चाहे जितने मर्जी चौके पड़ जाए, और एक ही जगह पे बॉलिंग करनी है। और आपने नोट किया होगा कि ये चीज इन्होंने वो स्ट्रेटेजी कामयाब है, और यहाँ पर भी कामयाब हुई। आपको याद होगा शायद उनको रोस्टन चेज को बुलाना पड़ गया, रिटायर करना, लग नहीं रही, क्योंकि वो गेंद जो थी वो गेंद बाहर कर रहे थे और हमारे बॉलर्स ने उसको अच्छा अडॉप्ट किया, जो कि चीज़ नजर आई। क्योंकि मैं मैट हेनरी को याद करता हूँ जब वो उसके लिए खेलते थे न्यूजीलैंड के लिए, और ये
इसी किस्म की बॉलिंग करते थे, तो ये इसमें तो चल गया। लेकिन देखना ये होगा कि जब बड़ी टीमों के खिलाफ आएंगे तो उनमें बहुत सारी इम्प्रोवाइजेशन होती है, वो ऑफ स्टंप के बाहर आके भी खड़े हो जाते हैं। तो ये वो चीज़ें, क्योंकि अभी मुझे वेस्ट इंडीज में ये चीज़ नज़र नहीं आई जो कि बाकी टीमों में आएगी। सो पाकिस्तान के पास यही पूल है, इनको किस तरीके से इस्तेमाल करना है। बैटिंग मुझे डेप्थ नजर आ रही है, जैसे हमने भी जिक्र किया कि आपके पास 3, 4, 5 सॉलिड बैटर्स हैं, ओपनर भी बुरे नहीं हैं। साइम अयूब अपनी फॉर्म में अगर रहता है, हर जगह पे वो अच्छा खेल सकता है। इसी तरह अब्दुल्ला शफीक अगर अपनी फॉर्म में वापस आते हैं तो आप एक अच्छा डिपेंडेबल बैट्समैन आपको मिलता है। फिर पीछे आपके पास 2 से 3 ओपनर्स जो मौजूद हैं, काउंटी में भी लोग खेल रहे हैं, शान मसूद भी मौजूद है। देखते रहे उनकी प्रोग्रेस को, क्योंकि इनको 20 से 25 का पूल बना के अभी से इनको वहां तक लेके जाना होगा 2027 तक, क्योंकि नए लड़का आता होगा मुझे नजर नहीं आ रहा। आप देखेंगे जो भी नए लड़के आप ट्राई करते हैं, 1 से 2 मैचेस के बाद या वो अनफिट हो जाते हैं या वो परफॉर्म नहीं करते, उसकी वजह से बाहर हो जाते हैं। आप देख लें जो इरफान खान न्याजी, यानी उसके ऊपर कितना डिपेंड किया हुआ था कि इससे अच्छा बैट्समैन मिडिल ऑर्डर में वो गायब हो गया। खुशदिल शाह T20 के फॉर्मेट में इसको दोबारा लेके आए हैं, इन एंड आउट रहता है। हुसैन तलत इन एंड आउट, कभी टीम में है कभी नहीं है, खेलते वो है नहीं। सो ये वो इश्यूज हैं कि इनको अपने प्लेयर्स को टेस्ट करने के लिए जब तक ये मैदान में नहीं उतारेंगे, पता नहीं ना हुसैन तलत आपका टेस्ट होगा, ना आपका, ठीक है उसको इरफान खान न्याजी को आपने काफ़ी मौके दे दिए। इसी तरह अगर आप बॉलर्स में देखें, अभी हम ऑफ जब बात कर रहे थे, आपने जिक्र किया आकिब जावेद का, आपने जिक्र किया मोहम्मद अली का, खुर्रम शहजाद, ये कहाँ है? इसलिए कि मोहम्मद हसनैन को भी इन्होंने वापस लाए, मोहम्मद हसनैन को वापस लेके आए, उसकी परफॉर्मेंस आप देख लें कैसी है। फिटनेस के इश्यूज हैं। द ओनली प्रॉब्लम इज क्योंकि ये बच्चे सिर्फ T20 क्रिकेट खेलते हैं, हारिस रऊफ अनफिट हो रहे हैं। उसका रीजन ये है कि 4 ओवर की क्रिकेट सिर्फ वो खेलते हैं। उनकी डेवलपमेंट एज ए बॉलर कैसे होगी? वो वनडे स्क्वाड में नहीं है हारिस रऊफ, इसलिए अगर वो नहीं है तो और ज्यादा उनके लिए नुकसान है। ये T20 में वो 2-2 ओवर करके आप टीमों को आउट नहीं कर सकते जब तक कि आप लॉन्गर वर्जन की क्रिकेट नहीं खेलेंगे। इन सबको ये जो भी कमिंग फर्स्ट क्लास सीजन है, और पाकिस्तान के कोई कमिटमेंट नहीं है, लेकिन कमिटमेंट मुझे नजर आ रही है क्योंकि T20 का वर्ल्ड कप आ रहा है, तो आपने कुछ सीरीज ऑर्गेनाइज की हुई है जिसकी वजह से ये लड़के आपकी फर्स्ट क्लास में अवेलेबल नहीं होंगे। लेकिन इन तमाम बॉलर्स को लॉन्गर वर्जन की क्रिकेट खेलनी चाहिए, अपने आप को एज ए बॉलर डेवलप करना, ताकि फिटनेस का मसला ना हो। इस पर हम मजीद बात करेंगे इंशाल्लाह मैच के बाद, कल जब हारून रशीद से कल फिर डिस्कस करेंगे उस मैच के हवाले से। इसके साथ ही एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज की ये एपिसोड अपने इख्तिताम को पहुंची। इंशाल्लाह अगर ज़िंदगी ने वफा की तो अगले शो में फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। मिर्ज़ा इकबाल बेग और एक्सप्रेस न्यूज़ की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।